जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारी पहली जो है सब्जेक्ट की क्लास है। और इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन जो है वो ले लिया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर एज अ स्टूडेंट ऑफ एफएम पेपर, जो कि स्किल्स का आखिरी पेपर है। ठीक है, आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है जी हमारा इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक। और इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे एजेंसी थ्योरी की, कि एजेंट्स कैसे काम करते हैं और उनको कैसे काम करना चाहिए टुवर्ड्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ। और उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसमें जो है उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह की चीज़ों की बात करेंगे। तो ये जो पहला पार्ट है इसके अंदर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से, और कुछ जो बाकी चीज़ें हैं उसको हम इंशाल्लाह एंड पे दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो कहता है जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज गेटिंग एंड यूजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज वेल टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। यहां पे तीन चार चीजें हैं जिसको समझना बड़ा जरूरी है ताकि आपको इस डेफिनेशन को समझना आसान हो जाए। पहले नंबर पे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दो वर्ड्स हैं। फाइनेंशियल वर्ड निकला है फाइनेंस से, ठीक है जी। फाइनेंशियल आपको पता है ऐसी इंफॉर्मेशन जो मॉनेटरी इंफॉर्मेशन होती है उसको फाइनेंशियल बोलते हैं, लाइक कैश फ्लोज, लाइक प्रॉफिटेबिलिटी, लाइक एसेट्स, लाइक लाइबिलिटीज। दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल का वर्ड हमने बड़ी दफा पढ़ा कि फाइनेंशियल से क्या मुराद है, मैनेजमेंट से क्या मुराद है। मैनेजमेंट का वर्ड निकला है जी टू मैनेज समथिंग से, कि जब आप किसी चीज को मैनेज कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। लाइक आप क्लासरूम मैनेजमेंट कर रहे हैं, लाइक आप इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, लाइक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट करते हुए हम क्या करेंगे, चीजों को मैनेज करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज गेटिंग एंड यूजिंग। गेटिंग से मुराद क्या है कि एक्वायर करना, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए हम किसी चीज को एक्वायर करेंगे, एक्विजिशन करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एक्विजिशन, कि आपने किसी चीज को एक्वायर करना है। किस चीज को एक्वायर करना है, उसमें हम कहते हैं जी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत है। आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्वायर करना पड़ेगा थ्रू द फाइनेंसिंग, राइट जी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज गेटिंग, दैट मींस एक्विजिशन, एंड यूजिंग, कि आपने उसको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। पहले नंबर पे आपने रिसोर्सेज को एक्वायर किया, उसके बाद आपने उसको क्या किया, इस्तेमाल में लेकर आए। किन रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। अब यहां पे ऑब्जेक्टिव्स की सेटिंग कैसे होती है, ऑब्जेक्टिव्स कितनी तरह के होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे किया जा सकता है, और कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या वो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, बिजनेस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या वो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो हम यहां पे बात करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम ये सिंपल वर्ड्स में कह रहे हैं कि हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्वायर करेंगे, उसके बाद अपने डिसीजंस को इंप्लीमेंट करेंगे, इसको इस्तेमाल में लेकर आएंगे ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आफ्टर दैट एज वी आर टॉकिंग अबाउट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स को समझना जरूरी होगा। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हो या आपके बिजनेस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हो। तो वो कहता है जी देयर आर वाइडर देन दीज आर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। जी कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव से मुराद क्या है, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो हायर लेवल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करती है, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो ओवरऑल फॉर द होल बिजनेस होते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि आपकी एक पेरेंट कंपनी है और वो डिसाइड कर रही है कि जी हमारे जितने भी सब्सिडरीज हैं, जितनी भी एसोसिएट्स हैं, उन सारों को मिला के ओवरऑल फॉर द होल बिजनेस व्हाट शुड बी आवर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स और व्हाट कैन बी आवर ऑब्जेक्टिव्स फॉर द बिजनेस ओवरऑल। सो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हायर मैनेजमेंट डिसाइड करती है फॉर द लॉन्ग टर्म, कि हमें क्या अचीव करना है।
इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं जी, लाइक के ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव बाय द वे, कि हमने ये सेट किया टारगेट कि यार हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, एटलीस्ट दैट इन्वेस्टमेंट शुड गिव अस 20% रिटर्न मिनिमम। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। हमने इसको बहुत दफा कैलकुलेट किया हुआ है और सीखा भी हुआ है। इट इज पार्ट ऑफ द financial, it is part of the corporate objective which is decided by the senior management in the long term that we have to achieve in. Then the second one is market share. Market share से मुराद क्या है? ये basically non financial objective है। Market share से मुराद ये है कि हमने अपनी मार्केट की लीडरशिप पोजीशन को एक्वायर करना है, इंक्रीज करना है। जैसे मैं मार्केट लीडर बनना चाहता हूँ, मार्केट शेयर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं बाय द वे? फॉर एग्जांपल क्रेसेंट कॉलेज का रेवेन्यू है जी 100 मिलियन का, और टोटल रेवेन्यू इन द मार्केट फॉर ऑल द ACCA कॉलेजेस इज 500 मिलियन। तो 100 मिलियन ओवर 500, सो कितना बनता है जी? 20%। इट मींस यू हैव द मार्केट शेयर ऑफ 20%। एज द मार्केट शेयर इंक्रीजेस, सो आपकी लीडरशिप पोजीशन क्रिएट होती है, आप मार्केट लीडर बनते हैं, एंड द अदर कंपनी फॉलोज यू। जैसे कि कोका कोला की एक मोनोपोली है, कोका कोला एक मार्केट लीडर है। इसी तरह अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाएं तो टोयोटा की फॉर एग्जांपल मार्केट लीडर है, उसका मार्केट शेयर ज्यादा है। तो ये भी एक कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव का हिस्सा होता है। तीसरे नंबर पे ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, कि हमने अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करवाना है, हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कैसे कराएंगे। और एक चीज याद रखनी है, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भी हो सकता है, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस भी हो सकता है, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंप्लॉइज भी हो सकता है, कि आपके बिजनेस जो है, आपकी कौन कौन सी मार्केट में आपका बिजनेस है, दैट इज इंडिकेशन ऑफ द ग्रोथ। आपकी प्रोडक्ट में कितनी पोर्टफोलियो ऐड, कितना पोर्टफोलियो का प्रोडक्ट्स का कितना पोर्टफोलियो है, 10 प्रोडक्ट्स हैं, 15 प्रोडक्ट्स हैं, 20 प्रोडक्ट्स हैं, हर साल आप 2-3 नई प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं लाइक द नेस्ले, तो it means that the business is growing, expanding, and that is an objective of the senior management or the higher management part of the corporate objective. It is also non-financial one. Customer satisfaction can also be the objective for the business, कि यार आपको customer satisfaction improve करनी है और बेहतर करनी है, quality के ऊपर focus करना है. So these can be the corporate objectives, some of the corporate objectives. It is not a definite list कि यार हम ये कह रहे हैं कि यही कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। लाइक इनोवेशन कैन आल्सो बी द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, क्लाइंट्स एम्प्लॉइज मोटिवेशन कैन आल्सो बी द कॉर्पोरेट पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। इसी तरह आपके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपकी जो है वो क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने की भी एक कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वी हैव टू गो ग्रीन एक्चुअली फॉर द फ्यूचर। ठीक है तो वही कहते हैं द कॉर्पोरेट, अच्छा कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम एक स्ट्रेटजीज बनाते हैं। स्ट्रेटजीज अ कोर्स ऑफ एक्शन बाय द वे, हाउ टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लाइक वन ऑफ द स्ट्रेटजी विच इज नोन एज टू बी द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, आगे चल के हम इसकी बात करेंगे कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होती है। ऐसी स्ट्रेटजी जो आप कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल लाइक वी वांट टू बी नोन फॉर अ ब्रांड नेम ठीक है, हम चाहते हैं कि जी हमारा नाम प्रोमिनेंट हो मार्केट के अंदर, हम प्रीमियम प्रोडक्ट के लाएं, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो दैट इज पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, मींस रेलेवेंट विद द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद वो कह रहे हैं जी टू हेल्प अस इंश्योर दीज कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स आर मेट, देन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आर क्रिएटेड टू गिव द समथिंग टू मेजर एंड हेल्प कंट्रोल द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे मैंने लिखी है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, आप मार्केट में एक्सपैंड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो, आप चाहते हैं कि मार्केट शेयर बढ़े, तो देखें फाइनेंशियल रिसोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल आर इंटरकनेक्टेड। अगर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो एक्सपेंशन आगे चलेगी, ग्रोथ होगी। ग्रोथ कैसे होगी कि बिजनेस है फॉर एग्जांपल 100 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, उसमें से 20 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड द 80 मिलियन इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। सो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को हम इस्तेमाल करते हुए फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करें तो नॉन फाइनेंशियल भी अचीव होंगे। नॉन फाइनेंशियल अचीव होते हैं तो डेफिनेटली फाइनेंशियल भी अचीव होंगे। लाइक वाइस वर्सा कर लेते हैं ना, अगर आपकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन आ रही है तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन से क्या होगा, रेवेन्यू ग्रो करेगा, रेवेन्यू ग्रो करेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो करेगी।
तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जब हम कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव दो तरह के हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल टारगेट्स भी आप सेट कर सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल टारगेट भी सेट कर सकते हैं, जिसकी अभी हमने लिस्ट देखी है। अब हम आते हैं जी टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज की, क्योंकि हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का वर्ड यूज कर रहे थे, तो तीन तरह की स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं। पहले नंबर पे जो स्ट्रेटजी होती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, दैट स्ट्रेटजी विच इज फॉर द होल बिजनेस। कौन बनाता है इसको, कौन डेवलप करता है? सीनियर मैनेजमेंट, आपकी स्ट्रेटेजिक लेवल के लोग ये डिसाइड करते हैं कि ब्रांड का, हमने अपनी ब्रांड का नाम क्या रखना है, ब्रांड को प्रमोट कैसे करना है, ब्रांड को कैसे फोकस करना है। दैट इज पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। फॉर एग्जाम्पल लाइक वेयर वी विल बी ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, in which market we will be opening a new branch, that is a part of corporate strategy, and how we are going to achieve that, it is corporate strategy. Second one is the business strategy. business strategy से मुराद क्या है कि आप देखें एक बिजनेस के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के आई वॉन्ट टू बी मोर कंपेटिटिव, आप एक खास बिजनेस यूनिट के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, दैट इज अ बिजनेस स्ट्रेटजी। फॉर एग्जाम्पल कि हम इस बिजनेस को कैसे किसी और मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को कौन सी ऐसी मार्केट, यूएस मार्केट में लॉन्च करें और या चाइना की मार्केट में लॉन्च करें, चाइना में लॉन्च करें, निश की स्ट्रेटजीज क्या होंगी, तो दैट इज अ बिजनेस स्ट्रेटजी। इट रिलेट्स विद द इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिविजन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपटीशन, सो दैट कवर्स अंडर द बिजनेस स्ट्रेटजी। द थर्ड स्ट्रेटजी रेफर्स टू द ऑपरेशनल स्ट्रेटजी। ऑपरेशनल स्ट्रेटजी से मुराद ऐसी स्ट्रेटजी जो आप डे टू डे बेसिस पे या डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए बनाते हैं। जैसे कि आज मैंने कितनी प्रोडक्शन करनी है, कैसे करूंगा, कोई नंबर ऑफ रिजेक्ट्स ना हो डेली प्रोडक्शन के अंदर, उसके लिए आप क्या बनाते हैं, ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज बनाते हैं। सो एनी स्ट्रेटजी विच इज फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, इट इज पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल स्ट्रेटजी। सो हाउ द हायरार्की इज, what is the hierarchy? By the way, the first one at the top we have the corporate object strategy, then we have the business strategy, and the third one we have the operational strategy. अब इसका थोड़ा सा लिंक देखते हैं कि सबसे ऊपर हमारे पास क्या होता है जी, मिशन होता है। मिशन से हम गोल्स ड्राइव करते हैं, गोल से हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, अभी हम ऊपर बात करके हैं कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स की। इट कैन बी फाइनेंशियल, इट कैन बी कमर्शियल, इट कैन बी बिजनेस रिलेटेड। बिजनेस से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, क्वालिटी को फोकस करना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को फोकस करना है, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे किया जाएगा उसके लिए हम क्या बनाते हैं, स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं। इट कैन बी ईदर ऑपरेशनल, इट कैन बी फाइनेंशियल, इट कैन बी बिजनेस, और इट कैन बी कॉर्पोरेट। राइट जी, एनी क्वेश्चन सो फॉर? चलें आगे। तो हमने अभी ऑब्जेक्टिव्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, चूंकि आखिरी वाला एरिया हमने पहले डिस्कस किया। दोबारा से डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज गेटिंग, कि आप एक्वायर करेंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एंड उसको इस्तेमाल में लेकर आएंगे। बाय द वे, जब भी हम किसी रिसोर्स को लाते हैं अपने पास, तो वी ट्राई टू यूटिलाइज इट इन द ऑप्टिमम मैनर, वी ट्राई टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। आपके पास कोई भी रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, आप उसको बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करते हैं, और उस रिसोर्सेज को इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं, so you need to understand the objectives behind it. आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि यार मैंने प्रॉफिट को बढ़ाना है, अब मैं जो भी काम करूंगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही करूंगा, मैंने अपने गोल से, अपने ऑब्जेक्टिव से हट नहीं सकता। तो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत, जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है या एज अ फाइनेंस मैनेजर, the first and the most important thing is what we want to achieve in the future, why we are going to manage these resources, what would be the outcome of managing that financial resources. So we need to understand about the corporate and the business objectives behind it. ठीक है, and also the financial objectives कि यार कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव, इसलिए हम इसके ऊपर बात करें। अब हम जरा थोड़ा सा बात करते हैं जी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं, और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं। देखिए, आज तक हमने जितना भी पढ़ा अपने कोर्स के अंदर, हमने कहा कि जब भी हमसे पूछा जाता था कि यार बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो हम कहते थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करना,
लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. हियर दिस प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, the profit maximization objective will be replaced with an objective which is called as shareholders wealth maximization. अब हम यहां पे एक स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं. शेयर होल्डर इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर इन द बिजनेस. Who is the shareholders, by the way? They are the legal owners. They provide us the finance, they provide us the resources. We use their money to run the business. So the shareholders, अगर shareholders क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनकी जो वेल्थ है उसको बढ़ाया जाए. They are not interested in profit maximization. They don't have the financial objective to maximize the profits, but they want their shareholder wealth is maximized. ठीक है, आगे चल के हमारी इसके बारे में बहुत ज्यादा बात आएगी और हम अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शेयर होल्डर वेल्थ को फोकस कर रहे होंगे, लेकिन साथ साथ हमें अदर स्टेक होल्डर्स के भी ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करना पड़ेगा. अब प्रॉफिट जो है, व्हाई द शेयर होल्डर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाई दे डोंट वांट इनटू बी, दे लुक इनटू दिस बिकॉज वो चाहते हैं कि यार देखें तो सही ना हमें डिविडेंड कितना मिलेगा, प्रॉफिट बेस्ड मेजर्स क्या होंगी, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, एनपी मार्जिन क्या है. प्रॉफिट को इग्नोर नहीं किया जा सकता. बाय द वे, आई एम नॉट सेइंग दैट टोटली इग्नोर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. आई एम सेइंग दैट देयर इज समथिंग, some reasons behind it that the profit is not an appropriate to satisfy your shareholders. ठीक है, what are the deficiencies, by the way, in the profits? The first one is investors want to see the future profitability in the business. हम नॉर्मली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो वी प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स, राइट. हम पिछले माजी में क्या किया, एक साल पहले क्या किया था, उसका रिजल्ट अब क्या आ रहा है, उसका रिजल्ट्स को हम ऑडिट करवाते हैं, वेरीफाई करवाते हैं. तो शेयर होल्डर्स कहते हैं कि यार ये पास्ट इंफॉर्मेशन है, हमें बताओ हमारे फ्यूचर में रिटर्न्स कितने होंगे, हमें बताओ हमारी फ्यूचर में शेयर प्राइस क्या होगी, हमें बताओ कि हमें कैपिटल गेन कितना मिलेगा, हमें बताओ कि फ्यूचर में कैश फ्लोज क्या आएंगी. सो वी लुक इनटू द फ्यूचर रादर देन द पास्ट. सेकंड deficiency is the investors want to see and they want to see the return which is offered from the profits. आपने 100 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, उसमें से आपने सिर्फ 20% डिविडेंड दे दिया, तो शेयर होल्डर्स कहेंगे देखो यार 20% तो हमें रिटर्न मिल गया, डिविडेंड मिल गया, 80% तो कंपनी ने हमें दिया ही नहीं, 80% बिजनेस ने रिटेन कर लिया. और यूजुअली यही होता है ना कि जो स्टार्टअप बिजनेसेस होते हैं वो शुरू में आपको रिटर्न नहीं देते, डिविडेंड नहीं देते, और ये कंपल्शन भी नहीं होती. वी आर नॉट लीगली बाउंड टू ऑफर द डिविडेंड्स. वी आर नॉट लीगली बाउंड टू ऑफर द डिविडेंड्स फॉर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स. क्लियर होगी बात? तो लिहाजा डिविडेंड कितना मिलेगा, रिटर्न कितना ऑफर किया जाएगा, वी आर कंसर्न्ड अबाउट इट. अब ये जो डिविडेंड है ये अकाउंटिंग, ये कैश प्रॉफिट्स के ऊपर बेस करेगा कि बिजनेस ने कैश प्रॉफिट्स कितने कमाए हैं. एक्रूअल बेसिस पे हमें आप बताएं ना कि आपने 100 कमाया तो हमें मिला ही कुछ नहीं. ठीक है. तीसरा, इन्वेस्टर्स वांट कि यार वो जो पैसा हम इकट्ठा करेंगे हमारे आगे कहां कहां पे इन्वेस्ट करेंगे. हमने शेयर होल्डर से पैसे इकट्ठे किए, हमने बैंक वालों से पैसे इकट्ठे किए, बैंक से लोन लेके इकट्ठे किए, बट वी आर इंटरेस्टेड इन कि विच projects the company is planning to invest in. इसलिए कि जितने प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे क्या होगा, वेल्थ बढ़ेगी, आपका रिटर्न ज्यादा मिलेगा. ठीक है. तो शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन टू दिस. नेक्स्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट. उनकी इन्वेस्टमेंट को लेके, शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट को लेके रिस्क की कैसे मैनेजमेंट कर रही है कंपनी, मैनेजमेंट क्या रिस्क मेजर्स ले रही है, रिस्क को मिटिगेट कैसे किया जा रहा है, रिस्क के लिए हेजिंग कैसे की जा रही है. ठीक है. चाहे वो करेंसी रिस्क मैनेजमेंट हो या इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल रिस्क हो, ऑपरेशनल रिस्क हो इन टर्म्स ऑफ ऑडिट्स, इंटरनल कंट्रोल्स. बाय द वे, ऑपरेशनल रिस्क हो जिसको इंटरनल कंट्रोल से हम मेजर करते हैं. तो कंपनी ये चाहती है, द शेयर होल्डर्स आर मोर इंटरेस्टेड इनटू दीज एरियाज के रिस्क मैनेजमेंट. अब आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिस्क मैनेजमेंट के बारे में तो नहीं बताती, आपकी जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये तो नहीं बता रही कि आगे फ्यूचर में फाइनेंशियल प्लान्स क्या होंगे. हाँ, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द रेशियोज, बट वी कैन नॉट इवन
rely on to some of the ratios because that can be manipulated. ठीक है, इसके साथ साथ एक और भी प्रॉब्लम है मैनिपुलेशन का, जो मैं अभी बात की है, मैनिपुलेशन या विंडो ड्रेसिंग भी की जा सकती है। कई दफा मैनेजमेंट जानते बूझते अच्छी अपनी रेशियोज को प्रोमिनेंट कर देती है ताकि इन्वेस्टर्स को या प्रोस्पेक्ट करंट इन्वेस्टर्स को भी सेटिस्फाई किया जाए और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को भी सेटिस्फाई किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास जो डिस्कशन है दैट इज अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगेन। सो व्हाट इज द गोइंग टू बी आवर ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस व्हाट वी हैव जस्ट कवर्ड अप। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब हम कहते हैं ना, जब शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे पता चलेगा, अब उसको मेजर करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। वन ऑफ द इंडिकेटर इज लाइक द ईपीएस, कि आपकी शेयर की प्राइस कैसे, शेयर्स के ऊपर आपकी अर्निंग क्या है। ईपीएस हमने एक पूरा स्टैंडर्ड भी पढ़ा हुआ है IAS 33 के नाम से। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। इसके साथ इन्वेस्टर्स की रेशियो है, जैसे पी रेशियो है, इनवर्स ऑफ द ईपीएस रेशियो, राइट जी। तो एक वन ऑफ द इंडिकेशन है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह समझना जरूरी है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को हम एक फॉर्म में देख सकते हैं कि यार कैपिटल गेन क्या होगा। कैपिटल गेन से मुराद क्या है कि देखो, अगर आज आपका शेयर, निषाद का शेयर फॉर एग्जांपल डील कर रहा है 180 रुपए पे, कल को वो शेयर 220 रुपए पे चला जाता है, तो इट मींस कि उसकी जो वैल्यू है कितने से बढ़ गई शेयर की, 40 रुपीज से गेन हो गया ना। जब आपको गेन होता है इसका मतलब है कल को आप अपना शेयर रात दिन के आप 180 का बेचें, आप 220 रुपए का बेच सकते हैं, प्रॉफिट आपको 40 रुपए पर शेयर मिल जाएगा। सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन। सेकंड इज कि आपकी, यानी कि कैपिटल गेन से आपको शेयर प्राइस की कैसे परफॉर्मेंस चल रही है, शेयर ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, प्राइस कैसे फ्लक्चुएट कर रही है। सेकंड वन इज कि डिविडेंड कितना मिलेगा। देखिए, एज अ इन्वेस्टर, as a shareholder, what we are interested in, we are also interested in the dividend, how much the company is paying off the out of the profit, how much the company is retaining in the business and how much they are paying out. तो ये दो मेन कंसर्न्स हैं और इसको हम कैसे मेजर करते हैं। we measure for the shareholder wealth maximization, we calculate one of the ratio or one of the indication that is about total shareholders return. total shareholders return जो है उसके अंदर हम dividend per share प्लस गेन देखते हैं, डिवाइड करते हैं उसको शेयर प्राइस से। तो जितना भी, इसको यहां पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिविडेंड, डिविडेंड प्लस इंक्रीज इन शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय द इनिशियल शेयर प्राइस। अब इससे मुराद क्या है, देखें, डिविडेंड जितना भी होगा, इंक्रीज इन शेयर प्राइस कितनी हुई थी हमारी ऊपर 40 की, और शुरू में कितनी प्राइस थी हमारी 180, ठीक है। तो इंक्रीज इन द रिटर्न, इंक्रीज इन द शेयर प्राइस, और दैट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन। ऊपर मैं आपको बता के आया हूं कि कैपिटल गेन कितना है, 40 रुपए का, ये निकाला था ना कैपिटल गेन। इसको हम यहां पे नाम दे रहे हैं रेशियो में इंक्रीज इन द शेयर प्राइस, ठीक है जी। और इसके बारे में हम आगे बात करने लगे हैं। वो कहते हैं जी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ इज मेजर्ड बाय द शेयर प्राइस इफ द कंपनी इज लिस्टेड। अगर स्टॉक मार्केट में आपकी कंपनी लिस्टेड है तो उससे आपको परफॉर्मेंस बड़े आराम से पता चल जाएगी कि आज क्लोजिंग क्या प्राइस थी, ओपनिंग क्या प्राइस थी, दोनों का डिफरेंस जो है हमें मूवमेंट बता रहा है और हमारी प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। सो दैट इज एन इंडिकेशन। सेकेंड इज, दिस इज बिकॉज द शेयर प्राइस इज थ्योरेटिकल द वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर डिविडेंड। देखिए, जितनी शेयर प्राइस, एक डिविडेंड का शेयर प्राइस से भी ताल्लुक है। जितना कंपनी ज्यादा डिविडेंड पे करती है ना, तो शेयर प्राइस उतनी ही ऊपर जाएगी। क्यों? वो इसलिए कि और इन्वेस्टमेंट आएगी बिजनेस के अंदर। दैट विल बी एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर द इन्वेस्टर्स कि यार आपका रिटर्न बड़ा अच्छा ऑफर करती है। देन however, sometimes a business reports a profit increase and the share price falls due to the manner in which they made the profit. ये जरूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट कमाते हैं और प्रॉफिट की वजह से शेयर प्राइस ऊपर जाएगी। यहां पे ये भी हो सकता है कि आपके प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा हो। This suggests profit is not sufficient. हमने ऊपर बात कर ली है। Share price could also rise and fall due to the potential investment decisions. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम जब बात करेंगे ना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की, खास तौर पे एनपीवी, तो वहां पे हम बात कर रहे होंगे कि अगर एक कंपनी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट लेगी तो उसके कैसे शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है।
तो इसी तरह अगर आप रिटर्न्स अच्छा ऑफर करते हैं, डिविडेंड अच्छा ऑफर करते हैं, तो शेयर प्राइस फिर भी ऊपर जाएगी। तो ये हम आगे चल के बात करेंगे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्सेस सेटिस्फाइसिंग, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। देखिए, जब हम शेयर होल्डर्स को, यहां पे हमारी बात क्या चल रही है, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात चल रही है। इसका मतलब है कि हम एक स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू ऑफर द हाइएस्ट रिटर्न, कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न किस पे हम ऑफर करें, शेयर होल्डर्स को कैसे रिटर्न ऑफर करें, कितना बढ़ा सकते हैं, गेन कितना होना चाहिए, डिविडेंड कितना होना चाहिए। लेकिन देखें, हर दफा शेयर होल्डर्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, हमारे लिए और स्टेक होल्डर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, वी विल ऑल्सो बी टारगेटिंग द अदर स्टेक होल्डर्स इन द बिजनेस, जिसके अंदर आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर आपके इंप्लॉइज भी हो सकते हैं, जिसके अंदर आपके गवर्नमेंट भी हो सकती है, इंटरनल कनेक्टेड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उन सारों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। देन जी, अब हमने अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अचीव करना है, तो इसमें एजेंसी थ्योरी विल बी प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल, बिकॉज शेयर होल्डर्स की नीड है, शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई रखना है, तो आपके पास रिसोर्सेज भी आएंगे, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा भी आएगा। तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, एज अ एजेंट्स, एज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वी नीड टू वर्क इन द इंटरेस्ट और द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। वहां पे गोल कांग्रेंस होनी चाहिए, एजेंट्स के ऑब्जेक्टिव और एजेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल के ऑब्जेक्टिव्स अलाइन होने चाहिए। हमने एजेंसी थ्योरी को बहुत दफा पढ़ा हुआ है। तो यहां पे ये बात समझ जानी चाहिए कि मैनेजमेंट को चाहिए कि सारे का सारा, यानी कि जो जो वो एफर्ट कर रहे हैं, दैट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को जो है हमने ऊपर पढ़ लिया हुआ है और उसकी मैयर हमने देख ली हुई है। अब हम आते हैं जी, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स और व्हाट आर द टेक अवेज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हम क्या लेते हैं? वो कहते हैं टेकिंग कमर्शियल बिजनेस, कमर्शियल मींस प्रॉफिट बिजनेस एज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वुड बी टू, कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव होंगे जी? क्रिएट वेल्थ। अभी ऊपर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करके आए हैं, क्रिएट कैसे होगी? डिविडेंड ज्यादा ऑफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स अच्छे चूज करेंगे, तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। देन वी हैव टू जनरेट कैश प्रॉफिट्स, कैश फ्लोज को जनरेट करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज द कैश फ्लोज कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, प्रॉफिट्स कैन बी। इसमें मैनिपुलेशन हो सकती है। So shareholders or the investors are interested in cash profits. The third one is we have to offer the adequate return over the investments, and at the same time we have to manage the risk. ठीक होगी जी बात? क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपके जहन में तो बताएं। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल आपके सामने जो है वो नजर आना शुरू हो गया। नेक्स्ट है जी की डिसीजंस इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारे कौन कौन से मेन डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेते हुए? वो कहता है जी एक्विजिशन ऑफ द रिसोर्सेस। मैंने आप शुरू में, अब दोबारा से थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ जाएं। सोर्सेस, सोर्सिंग एंड यूजिंग, याद है वर्ड? डेफिनेशन यही कह रही थी ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज गेटिंग, एक्विजिशन, एक्वायरिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस। अब हम बात करें कि डिसीजन ले रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हैं। तो पहला जो डिसीजन है, वी हैव टू टेक अ डिसीजन रिलेटिंग विद एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेस, कि हमने पैसा कहां से इकट्ठा करना है। ठीक है, और उसके लिए हम उस पैसे को जो है उसके लिए फाइनेंसिंग कैसे करेंगे। फाइनेंसिंग आपको पता है दो तरह से हम कर सकते हैं बिजनेस के लिए, एक होती है इक्विटी की फॉर्म में और एक होता है जी डेट की फॉर्म में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आगे हमारे पास एक पूरा टॉपिक पड़ा हुआ है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का। फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर हम देखते हैं कि यार इक्विटी से कितना पैसा इकट्ठा करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 100 मिलियन इक्विटी से इकट्ठा करेंगे बाय इशूइंग द न्यू शेयर्स इन द मार्केट, राइट? बाय गिविंग द राइट शेयर्स ऑप्शंस टू द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। सही है। हम शेयर से कितने पैसे लेंगे, नए शेयर्स कितने ऑफर करेंगे, ठीक है,
और इसके अलावा इक्विटी में कैसे पैसा इकट्ठा करेंगे। और ये बाय द वे आपको पता है कि आपका अपना पैसा होता है और ऐसा पैसा जो आपके बिजनेस की ऑनरशिप देने के बाद मिलता है। आप बिजनेस में ऑनरशिप ट्रांसफर करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, दैट इज एन इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब देखो, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, आप कहते हो कि यार मैंने ना इक्विटी से 100 मिलियन इकट्ठा करना है, लेकिन ये 100 मिलियन इकट्ठा करने की कुछ कॉस्ट होगी। क्या कॉस्ट होगी? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वी हैव टू ऑफर सम रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए? अभी देख के आए हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या चाहिए? उनकी शेयर प्राइस भी इंक्रीज करनी चाहिए। सेकंड थिंग इज वी हैव टू ऑफर देम अ गुड रिटर्न। शेयर होल्डर्स कहते हैं भाई ठीक है 100 मिलियन आपको देंगे, बट यू हैव टू गिव अस एटलीस्ट 12% रिटर्न on the profit whatever you have created, whatever the profit you have generated, or whatever the profit you have earned so far. So you have to give us the return. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी ये कहते हैं कि भाई आपने हमें डिविडेंड देना है। उनकी तो प्रेफरेंस होती है, ऑर्डिनरी की तो प्रेफरेंस नहीं होती। आपने कमा लिया तो दे दिया, नहीं कमाया तो नहीं दिया, लेकिन एटलीस्ट आपने रिटर्न कुछ ना कुछ ऑफर तो करना है, ताकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो 100 मिलियन इकट्ठा कर रहे हैं, जो नए इन्वेस्टर्स से 100 मिलियन इकट्ठा कर रहे हैं, उनको कोई हौसला तो दोगे। इसके लिए कॉस्ट जो है वो आपको डिविडेंड की फॉर्म में पे करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं डिविडेंड रेलिवेंस बेसिकली, और डिविडेंड द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी बाय द वे। सेकंड इज द फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेटिंग विद द हाउ मच यू विल गैदर द मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और इन द फॉर्म ऑफ डेट्स। बोरोड मनी कितनी लेंगे आप? आपने एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, उसके लिए 100 मिलियन तो आपने इक्विटी से इकट्ठा कर लिया, टोटल आपको चाहिए 500 मिलियन। तो 400 मिलियन के लिए हम डिसीजन लेते हैं कि यार वी विल टेक इट फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ लोन। बैंक लोन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, राइट। तो अब हमने 400 मिलियन इकट्ठा कर लिया लोन से, लेकिन इसकी भी कुछ कॉस्ट है, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, मजे की बात है, ये जो 12% आप इक्विटी पे दे रहे हैं, इसके ऊपर आपको टैक्स भी देना है। डिविडेंड बहुत सारे जुरिस्डिक्शन में, बहुत सारी मुल्कों में डिविडेंड जो है वो आपको टैक्सेबल इनकम है, गेन टैक्स भी देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन डेट जो है, अगर आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं तो इंटरेस्ट टैक्स अलाउबल एक्सपेंस है, उसके ऊपर आपको टैक्स की छूट है। समझ आ रही है बात कि नहीं? तो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट of getting the money in the form of loans. तो जब आप फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं, आप ये देखते हैं कि यार मेरी कॉस्ट क्या पड़ेगी, मुझे चीपर कौन सा सोर्स होगा, मेरे लिए रिस्क फैक्टर कौन में ज्यादा होगा, गेयरिंग का मसला तो नहीं आ जाएगा। अब देखें यहां पे अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें तो टोटल डेट, टोटल फाइनेंस कितना इकट्ठा किया? 500 मिलियन। व्हाट इज द प्रोपोर्शन फॉर द इक्विटी? 100 million, 100 over 500, 20% you are getting it from the equity source and 80% you are getting from the debt source. Tomorrow the business can get liquidated if you don't pay the interest. समझ आ रही है बात कि नहीं? तो लिहाजा we need to take into account कि when we are gathering, when we are sourcing the finance for the business, whatever the form it is, you have to pay the cost. Then you have to also see whether the capital structure will remain the same or it will change. And in this type of the business, the more risk is coming because कि gearing level बढ़ा है। कल को liquidation हो सकती है अगर आप नहीं उनको satisfy करते, आप अपने लोन को timely repay नहीं करते, तो you will be liquidated. Then the second one is very important to see in which we take up under the financial management umbrella, that is डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। डिप्लॉयमेंट से मुराद क्या है कि हम अपने उस पैसे को जो 500 मिलियन इकट्ठा किया है उसको कौन कौन से प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। क्या हम उसको किसी और कंपनी की एक्विजिशन में इस्तेमाल कर सकते हैं? इस्तेमाल बहुत सारा हो सकता है ना, पैसे का इस्तेमाल तो बहुत सारा हो सकता है। आप किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, आप किसी कंपनी को टारगेट कर सकते हैं एक्विजिशन के लिए, आप इस पैसे को इस्तेमाल करते हुए मर्जर्स कर सकते हैं, आप इस पैसे को इस्तेमाल करके नई प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, आप इस पैसे को 500 मिलियन को कहां पे काबिले इस्तेमाल बना सकते हैं।
whatever investment decisions you will take up, you will try to take the best out of it. कभी भी आप wrong investment नहीं करते, and you have to be extraordinary careful जब आप अपने पैसे को जो आपने एक्वायर किया है, देखिए 500 मिलियन छोटी अमाउंट नहीं है, 500 मिलियन आपने इकट्ठा तो कर लिया, अगर आपका एक गलत फैसला हो जाता है, आप उसको गलत प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं या आप उसको गलत जगह पे इस्तेमाल कर देते हैं, द बिजनेस कैन बी liquidated, the business can vanish from the market. The business cannot exist anymore because you have misused the financial resources. आपने गलत फैसला ले तो लिया, लेकिन कल को आपको भाई डेट की कॉस्ट भी तो पे करनी है ना, बैंकरप्सी आपकी आ जाएगी। समझ आ रही है बात? तो यहां पे हम आगे चल के इंशाल्लाह व ताला इन्वेस्टमेंट डिसीजन से मुराद क्या है कि हमारा पूरा 20 नंबर का सवाल खड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस में, जिसमें हम बात करेंगे एनपीवी की, आईआरआर की, पे बैक पीरियड की, राइट? और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी वो लेने हैं जिसका अल्टीमेट फायदा किसको होगा? शेयर होल्डर्स को होगा और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी होगा। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इज वन ऑफ द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस डिसीजन इन द बिजनेस, राइट? और इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन से बिजनेस ऊपर भी बहुत जा सकते हैं और जमीन पे आ भी सकते हैं। और दूसरा मेन डिसीजन है कि जी आपने डिविडेंड का डिसीजन क्या लेना है, कि कितना डिविडेंड पे ऑफ करेंगे, डिविडेंड कितना देना है इन्वेस्टर्स को, ठीक है? क्या पूरा डिविडेंड दे देना है? अब फॉर एग्जांपल आपने 5 मिलियन लगा के इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको आया प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट आ गया जी 100 मिलियन का, राइट? 100 मिलियन से हमने डिसाइड किया 30% हम डिविडेंड देंगे और 70% रिटेन कर लेंगे। रिटेन क्यों करते हैं? ग्रोथ के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, री इन्वेस्ट होते हैं। तो ये 30-70 की रेशियो जो है दैट इज डिसाइडिंग कि यार, एंड इट विल हेल्प अस टू रिटेन द इन्वेस्टर्स इन द बिजनेस एंड एज वेल एज इट विल हेल्प अस इन टू attracting the new investors in the business, right ji? So dividend decision is very important. When to announce the dividend, how much the dividend has to be announced, and what would be the frequency of announcing the dividends. साल में 2 डिविडेंड देने हैं, 1 देना है, 3 देने हैं, ठीक है? और साथ साथ ये भी देखना बड़ा जरूरी है कि ये जो डिविडेंड है इसके ऊपर आपको टैक्स भी ठुकेगा। डिविडेंड डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता भाई, कुछ मुल्कों में टैक्स पड़ता है आपको, ठीक है ना, और कुछ मुल्कों में टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये भी देखना पड़ेगा कि यार अच्छा, हम जो रिटर्न ऑफर कर रहे हैं भाई, उस पे जो ले रहा है उसको कितना पड़ेगा और जो दे रहा है उसको कितना पड़ेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? आप प्रॉफिट कमाते हैं, आप टैक्स नहीं देते, उसका प्रॉफिट के बाद जो आपका जो बनता है वो आप फिर क्या करते हैं? डिविडेंड की मद में देते हैं। तो ये चीज जो डिविडेंड डिसीजन का पूरा एक टॉपिक है जिसको आगे चल के हमने बात करनी है, और वहां पे हम डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी की भी बात कर रहे होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये आगे चल के इंशाल्लाह। तो हमारा जो सिलेबस है ना, अब तक अगर हम बात करें तो हमारा जो सिलेबस है इन्वेस्टमेंट डिसीजन से भी रिलेटेड है, हमारा जो यानी कि डिवाइड हुआ है इस तरह, फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड है और डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड है। हमारी डिस्कशन इसी तरीके से, इसी यानी कि ना प्रोस्पेक्टिव में चल रही होती है। नोटेड? नेक्स्ट है जी, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसीडर टू टेक अबव डिसीजंस। देखें, जब आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड, सो यू नीड टू आल्सो कंसीडर सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। व्हाट आर दोज फैक्टर्स? वन इज कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के कमर्शियल या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके ऊपर हम ऊपर बात कर चुके हैं, हम दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे। Second is we need to understand in which environment the business is operating. What is the environment surrounding the business? हमने जैसे पेस्ट एनालिसिस पढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर नंबर 2 है बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कि जिसके अंदर आप बात करते हैं कि मार्केट कितनी तरह की होती है, इकोनॉमी कैसे काम करती है। Obviously business and economy is linked together. इकोनॉमी ऊपर जाएगी तो बिजनेस ऊपर जाएगा, इकोनॉमी डिस्टर्ब्ड है तो बिजनेस भी सारे फ्लॉप हो रहे होंगे, लिक्विडेट हो रहे होंगे, क्लोज डाउन हो रहे होंगे या शट डाउन हो रहे होंगे। सो द इन्वायरमेंट हैज टू बी स्टडीड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। अब आप देखो ना, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? व्हाई वी आर नॉट टेकिंग द डिसीजन?
Why we are not getting the foreign investment in the business in the country? Why? Because there is not that much stability. Now the stability is coming up, but still the investors are not confident. सही है, इकोनॉमी का पहिया तो चल ही नहीं रहा, समझ रहे बात? तो लिहाजा लोग तो यहां से इन्वेस्टमेंट उठा के कहीं और लेकर जा रहे हैं। तो बिजनेसमैन के लिए उस एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है जहां पे वो काम कर रहा होता है। उसको अगर अपनी मार्केट के पैटर्न का नहीं पता, मार्केट के अंदर कंपटीशन का ही नहीं पता, मार्केट के अंदर इकोनॉमिक पैरामीटर्स का नहीं पता, तो लिहाजा वो कैसे उस बिजनेस को रन कर सकेगा या ग्रो कर सकेगा। तो दैट हैज टू बी स्टडीड अक्रॉस। द थर्ड वन इज स्टडी द रिस्क एसोसिएटेड। देखें, बिजनेसमैन या इन्वेस्टर is very much concerned about the risk factors. What can be the political risk? What can be the economic risk? What can be the other type of the risk? देखें ना, आपकी करेंसी स्टेबल ही नहीं है, कि आपकी प्राइसेस स्टेबल नहीं है, तो आपकी इन्फ्लेशन का रेट ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा कि आप ये देखेंगे कि यार वो जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं वो कल को मुझे क्या रिस्क देगा। मैं कह रहा हूं 400 मिलियन मैंने इकट्ठा करना है बैंक से, ठीक है, लोन की फॉर्म में। अब कल पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, अब हो गया 18% पे ले गए, रिवॉल्व कर दिया बैंक ने, फिर क्या होगा? आपके लिए तो प्रॉब्लम है। आपको तो वो लोन जहां पे 10% कॉस्ट कर रहा था वहां पे 18% कॉस्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो लिहाजा दिस इज द रिस्क एसोसिएटेड विद व्हाट? फाइनेंसिंग डिसीजन। नोटेड जी? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। लें जी, अब हम इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं कि हमने बात की फाइनेंसिंग की, इन्वेस्टमेंट की और डिविडेंड डिसीजन की। फाइनेंसिंग से हमें पैसे आएंगे, इनफ्लो आएगा, चाहे वो इक्विटी हो या डेट हो। फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर हम कौन कौन सी चीजों को देखते हैं, मैं ऊपर बात कर रहा हूं कि व्हाट वुड बी द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, व्हाट कैन बी द कॉस्ट ऑफ दैट सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके बारे में पूरा हमारा एक चैप्टर है। देन विल टॉक अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर कितना रखते हैं, डेट कितनी रखनी है, इक्विटी कितनी रखनी है, कि रिस्क फैक्टर कम से कम हो। उसके बाद वो जो पैसा इकट्ठा किया उसको हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे वर्किंग कैपिटल के अंदर, डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और साथ साथ हमें मनी आउट कहां पे हो रहा होगा, डिविडेंड डिसीजंस के लिए। ये डिप्लॉयमेंट है, पहले सोर्सिंग है और फिर डिप्लॉयमेंट है या यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है, अब ये नहीं हो सकता कि हैप्पीजर्डली आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो। यू हैव टू प्लान इट वेरी प्रोफेशनली, एंड यू हैव टू प्लान इट कि आपने जो प्लानिंग करनी है कि कैसे मैं पैसा इकट्ठा करूंगा, पहले प्लानिंग आएगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जी हमारे सबसे पहले तो देखो, प्लानिंग करते हुए आपको ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्लानिंग स्टार्ट ही जैसे हम कह रहे थे ना, गोल्स, स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव, दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या, हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कितनी क्या होगी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होगी, शॉर्ट टर्म में पैसा कहां से लेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कहां से लेंगे, बॉन्ड इश्यू करेंगे, शॉर्ट टर्म में हम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लेंगे। बात समझ आ रही है? लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। फिर उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए हमें अपने नीड्स देखनी पड़ेंगी स्टेक होल्डर्स की, कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स को कैसे मीट करेंगे। दैट इज ऑल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसके बारे में हम पूरी बात कर चुके हैं। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे जी, फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल में हम क्या करेंगे, वो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में प्लान किया उसको हम कंट्रोल करेंगे कि हमारी एक्टिविटीज वही हो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करें। कंट्रोल करते हुए हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि यार कहाँ पे हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, कितना रिटर्न हमने जनरेट किया। हम ये देखेंगे कि क्या हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है या इनसिक्योर है। तो कंट्रोल साथ साथ देखना पड़ेगा कि पैसे को हम जाया ना करें। और फिर हमें फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ, ऊपर हम बात करके आए हैं कि कौन कौन से डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, डिविडेंड के डिसीजंस क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट्स को कहाँ से एक्वायर किया जाएगा, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, कौन से की फाइनेंसिंग डिसीजंस होंगे, कौन से की इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होंगे।
दैट इज ऑल नोन एज टू बी द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी। उसके बाद है कि व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने बात की एक्विजिशन एंड यूजिंग ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हमने पहले बड़ी दफा पढ़ा भी है और उसको किया भी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हुए हम पास्ट इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हुए हम बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं या पोजीशन की बात करते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अस the day-to-day information, and also there is no strict rules of formatting, and it is also not legally required to be done the management accounting, right ji? Now we are going to cover the last important area relating with the introduction to the financial management, and that is a role of a finance manager. फाइनेंस मैनेजर का अब रोल क्या है, और ये रोल आप एक्सपेक्ट करेगा जब भी आपने कोई डिसीजन लेना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, डिविडेंड डिसीजन हो या फाइनेंसिंग डिसीजन हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड टू प्ले अ रोल एज। द फर्स्ट वन इज रेजिंग द फाइनेंस। ये आपकी डे टू डे जॉब डिस्क्रिप्शन है। आपको बैंक्स के साथ मिलना पड़ता है, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से मिलना पड़ता है, बैंक्स विजिट करने पड़ते हैं, वहां पे आप जाके काइबोर के ऊपर बात करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निगोशिएट करते हैं आप उनके साथ। उसके बाद आप ये देखते हैं कि कितना पैसा इक्विटी फॉर्म में लेंगे, कितना डेट की लेंगे, कौन सा चीपर होगा, कौन सा एक्सपेंसिव होगा। सो रेजिंग ऑफ द फाइनेंस इज वन ऑफ योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। सेकेंड वन इज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसको हम लिक्विडिटी मैनेजमेंट भी बोलते हैं, और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के अंदर हम तीन चीजों से डील करेंगे। फर्स्ट वन इज रिसीवेबल मैनेजमेंट, कि आप अपने रिसीवेबल को कैसे मैनेज करेंगे, उनसे कैसे जल्दी पैसा ले सकते हैं ताकि आपकी लिक्विडिटी बेहतर हो सके। क्रेडिट कस्टमर से पैसे कैसे वसूल करेंगे, बैड डेट्स को कैसे, बैड डेट के रिस्क को कैसे एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम डील करते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट से, कि कितना स्टॉक खरीदेंगे, कितना होल्ड करेंगे, कितना ऑर्डर करेंगे। तो ये जो नॉलेज है ना, ये हमारा FMA से भी आ रहा है या MA से भी आ रहा है पहले। और थर्ड वन इज पेबल्स मैनेजमेंट, कि हम अपने पेबल्स को कैसे मैनेज करेंगे, कब कब हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये पूरा हमारा 20 नंबर का एरिया जो है ना, यहाँ से कई दफा टेस्ट किया जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें तीन चीजों की हम बात करेंगे। नेक्स्ट है जी रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एक्सपोजर मैनेजमेंट, के इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे कैटर करेंगे, हैजिंग कैसे करेंगे, मिटिगेशन ऑफ द रिस्क कैसे करेंगे। इसके बाद हम इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन जी एलोकेटिंग द फंड्स, कि कहां पे हम कितना कितना पैसा लगाएंगे, कितना पैसा कौन सी इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे और उसका रिटर्न कितना लाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल मार्केट स्किल्स, कि स्टॉक मार्केट का रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, इसलिए कि आपकी डीलिंग स्टॉक मार्केट से, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट इन द फॉर द लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी बाय द वे, कि स्टॉक मार्केट के साथ रिलेशनशिप कैसे हम फुलफिल करेंगे। स्टॉक मार्केट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको कैसे फुलफिल करें, उनकी कुछ रेगुलेशंस होती हैं, उनको मीटअप कैसे करेंगे, और स्टॉक मार्केट के अंदर हम अपने शेयर्स की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमसे एक्सपेक्ट की जाती हैं एज अ रोल ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं जी, जो एरिया हमने अभी कवर किया है, मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये जो स्लाइड्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये पूरी स्लाइड्स नहीं है, इसलिए कि इसके अंदर और भी चीजें हैं, जिसमें एजेंसी थ्योरी है, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जिसके अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसको इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल एंड पे टच करेंगे, लेकिन अभी ये जरूरी था कि बिफोर वी स्टार्ट विद एनी ऑफ द टॉपिक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार इन्वेस्टमेंट डिसीजन से क्या मुराद है, हमें ये फाइनेंसिंग डिसीजन का पता हो, हमें इन्वायरमेंट का पता हो, तो ये आगे चल के थ्योरेटिकल एरिया जब हम पूरा कवर कर लेंगे तो हम एंड पे जाके बात कर रहे होंगे एजेंसी थ्योरी की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की और उस बाकी चीजों की। तो अभी हमारे लिए इतना ही समझना जरूरी था, क्योंकि हमने अगला सेक्शन जो कल से स्टार्ट करना है दैट इज अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस।
और जिसके अंदर हम बात कर रहे होंगे एनपीवी, आईआरआर, पेबैक पीरियड और एआरआर की। नोटेड जी। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड या इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस हम कौन कौन से ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप किट में देखेंगे ना तो पहले 22 क्वेश्चन जो है ना 1 से 22 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इसी टॉपिक के बारे में दिए गए हैं। अभी मैं आपके सामने किट ओपन करने लगा हूं ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए कि हमारी जो किट है उसमें क्वेश्चंस इससे रेलेवेंट कौन कौन से हैं। और कल इंशाल्लाह ताला हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और फिर इंशाल्लाह हम मूव करेंगे किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के ऊपर। ठीक है। सो पहला देखें जी क्वेश्चन, ये आपने खुद पहले ट्राई करने हैं बेस्ड ऑन द डिस्कशन दैट वी हैव जस्ट कवर्ड टुडे, और उससे ये है कि फिर हम इंशाल्लाह कल इसको प्रॉपर्ली डिस्कस कर रहे होंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक है। अब तक जितनी डिस्कशन हुई है हमारी, इससे अलावा हमने अभी कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि एजेंसी थ्योरी और वो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो हम बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप ट्राई कर सकते हैं और ये देखिएगा एग्जाम किट कैप्लन को मैं फॉलो कर रहा हूं इस वक्त। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द फर्म्स प्राइमरी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, टू अचीव लॉन्ग टर्म ग्रोथ, टू मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ एनुअल डिविडेंड्स, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ordinary shareholders, and maximize the level of annual profit. So what should be the answer? To maximize the wealth of the shareholders. ठीक है। Then जी financial non financial जैसे indicate by clicking the relevant boxes, maximization of the share market share, that was non financial, but we can calculate it mathematically by the way. ठीक है, मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया भी था। अर्निंग ग्रोथ जी फाइनेंशियल है, सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल है, अचीविंग अ टारगेट लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन नॉन फाइनेंशियल है, अचीविंग अ टारगेट लेवल ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज फाइनेंशियल। ठीक है। Which 3 of the following are the main types of decision making facing the financial manager in the company? Income decision, investment decision, dividend decision, financing decision, appraisal decision, or budgeting decision. So we will deal with the investment decisions, dividend decisions, and financing decisions. ठीक है। नहीं, बजटिंग तो आपका वो पार्ट ऑफ उसके लिए आ जाता है ना कि आप अपनी जो है वो इनकम ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड आ जाता है या कॉस्ट रिडक्शन के लिए आप बजटिंग करते हैं ऑपरेशंस को रन करने के लिए। ठीक है। तो हमारे अभी हमने बात की ना 3 मेन डिसीजंस की, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। ठीक है। नेक्स्ट है जी which 2 of the following are examples of financial objective that a company might choose to pursue? Dealing honestly and fairly with customers on all occasions, this is non-financial. Provision of good working conditions, non-financial. Earning above a particular level of return on capital employed, financial. Producing environment-friendly products, non-financial. And restricting the level of gearing below a target level, financial. ठीक है। तो हमारे लिए फाइनेंशियल ढूंढने थे ना हमने, तो एक सी होगा और एक ई होगा। ठीक है। अब वैल्यू फॉर मनी हमने पहले पढ़ा हुआ है, 3 E's मॉडल पढ़ा हुआ है, इसको अभी हम कवर नहीं कर रहे। दैट शुड बी नॉट डिस्कस्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी फॉल विद इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट? डिविडेंड पेमेंट टू द शेयर होल्डर इज इंक्रीज्ड, फंड्स आर रेज्ड टू फाइनेंस एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, surplus assets are sold off, report is produced comparing the actual results to the budget. Which is least likely to be fall within the financial management? That is a reports producing comparing actual results to the budget. That is covered under where? Performance management or management accounting. ठीक है। तो ये वाला एरिया हमारा बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखें तो ये भी डिफरेंसेस है यार, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्सेस कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन जी which of the following tasks would typically be carried out by the member of financial management team? Evaluating proposed expansion plans, review of overtime spending, depreciation of non-current asset, apportioning. So which one would be the evaluating the expansion plans? आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपके स्टेक होल्डर से रेलेवेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रेलेवेंट हैं, एजेंसी थ्योरी से रेलेवेंट है। मैं उन क्वेश्चंस को अभी डील नहीं कर रहा
मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन का, उसके क्वेश्चंस हम कौन कौन से कर सकते हैं. सो योर असाइनमेंट इज टू हैव अ लुक ऑन टू दीज रिमेनिंग क्वेश्चंस tomorrow inshallah, and then if you get any problem you can discuss with me and we'll start with a new topic that is investment decisions. ठीक है? Any questions so far? Any issues? जी 1 से 22 ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट है. मैं आपको सेंड करूंगा और आपको आज ही इंशाल्लाह मिल जाएगी, ताकि आप सुबह, मैं अभी आपको चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो व्हाट्सएप में अभी आपके सामने ओपन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पे ही भेज दूंगा. बस कीप इट अप टू योर लेवल, टू यू, ओके. इसलिए कि आप यू हैव पेड फॉर इट, तो लिहाजा यू कैन यूज इट, सो यू हैव द राइट ओनली टू यूज इट. ठीक है? किट आपको बिल्कुल सामने कोऑर्डिनेशन है, वहां से आप बुक भी ले सकते हैं और किट भी ले सकते हैं. आप अभी फिलहाल किट लेंगे, ठीक है? और बुक से मैं आपको करूंगा, थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगा, यानी कि जब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम बुक के ऊपर भी जा रहे होंगे. तो अभी बुक की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में पढ़ सकती है. तो अगर आप अभी लेना चाहते हैं अभी ले लें, बट मेक श्योर दैट इट इज फॉर 24-25 विच इज अवेलेबल इन आवर फ्रंट डेस्क. ठीक है जी? और कोई सवाल है आपका इसको लेके? ठीक है, थैंक यू वेरी मच. सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद द स्माइलिंग फेसेस. और क्या कहते हैं, जो भी क्वेश्चंस आए आप प्लीज पूछा करें. इसको इंटरेक्टिव बनाना है हमने क्लास को. ये नहीं होना चाहिए कि मैं वन साइडेड वन वे कम्युनिकेशन चल रही हो और आपका रिस्पॉन्स मुझे ना आ रहा हो. और दूसरे नंबर पे ये हमारे टेस्टिंग के ऊपर हमारा बड़ा जोर है. मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो चीज़ हम पढ़ाते हैं, वी अज्यूम के यू विल कम विद द प्रिपरेशन. उसमें आपका वर्बल टेस्ट हो सकते हैं और क्या कहते हैं, आपसे ऑरली पूछा जा सकते हैं, जी बताएं कि हमने कल क्या पढ़ा था और क्या आपको अंडरस्टैंड हुआ. ठीक है? और उसके बाद आपके रिटन टेस्ट भी होंगे और लैब के अंदर टेस्ट भी होंगे. ठीक है? थैंक यू वेरी मच. सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज.